नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई या चल रही कहें वोटर अधिकार यात्रा का कल यानी 1 सितंबर को समापन होने जा रहा है और इस समापन से एक नया आंदोलन खड़ा होता नजर आ रहा है। एक नई क्रांति की शुरुआत होते हुए आप देख रहे हैं। आपने देखा कि इस यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह रहा। जहां जहां से यात्रा गुजरी, हुजूम उमड़ता रहा। विपक्ष के बाकी नेताओं के साथ आने से यह भी जाहिर हो गया कि अब बात केवल बिहार में वोट चोरी तक नहीं है, बल्कि पूरा देश अब इस सवाल को पूछने लगा है कि उसके वोट असल में गए तो कहां गए। वोट तो किसी और को देकर आए थे और जीत कोई और गया, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर पिछली सुनवाई में यानी 22 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, 22 अगस्त को, उसी सुनवाई में राजनीतिक दलों से पूछा था कि इतने लोगों के नाम कट गए तो आपके बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट जो है वो कहां थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि राजनीतिक दलों ने कोई शिकायत ही नहीं की। अब कांग्रेस ने बताया है कि अकेले उसने 89 लाख शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है 0। आइए जरा सुन लेते हैं। आज पवन खेड़ा ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने पटना में सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर बताया है कि 89 लाख शिकायतें हमने की, हमारे बीएलए ने की, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे 0 करार दिया है। और कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या टंग जाएगा वहां चुनाव आयोग, देखेंगे कल। लेकिन आज अभी इस वक्त पहले सुनते हैं पवन खेड़ा को। सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते, भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही।
तो यहां आप सुन रहे थे, कांग्रेस ने बताया है कि 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं, लेकिन उसके बीएलए से शिकायतें नहीं ली जाती। कल 1 सितंबर को चुनाव आयोग में एसआईआर के तहत शिकायतें दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है और कांग्रेस ने कहा है कि बीएलएज ने यानी बूथ लेवल एजेंट्स ने सभी के आवेदन इकट्ठा कर जिला अध्यक्षों के माध्यम से डीईओ को जमा करवाए हैं। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने वाला है, क्योंकि आरजेडी की भी ऐसी ही शिकायतें हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस खुलासे से चुनाव आयोग फंस गया है। चुनाव आयोग फंसने के बाद एक विज्ञप्ति उसने जारी की है चुनाव आयोग ने। उस विज्ञप्ति को भी आपके सामने रख देता हूं। कांग्रेस के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आई है, प्रेस रिलीज आई है। इस प्रेस रिलीज में जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूं आपको दोस्तों। इंडियन नेशनल विज्ञप्ति, ये चुनाव आयोग, बिहार चुनाव आयोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को बिहार के करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए पिछले 1-2 दिनों में पत्र दिए हैं। नियमानुसार व चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत कोई भी नाम काटने की आपत्ति, नंबर 1, दूसरा का नंबर ए, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम 13 के तहत सिर्फ फॉर्म 7 में दी जा सकती है, या बूथ लेवल एजेंट्स जो कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं द्वारा निर्धारित प्रपत्र व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के अनुसार घोषणा के साथ दिया जा सकता है। यह बता रहा है चुनाव आयोग की क्या किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने 22/8/2025 के अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 12 राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारूप यानी जो गणना पत्र है, प्रारूप मतदाता सूची के में ड्राफ्टेड मतदाता सूची जो है उसमें कोई भी गलत नाम की जानकारी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को यानी ईआरओ को निर्धारित प्रारूप में जमा कराएं। अपितु कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के द्वारा दी गई आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। यह इनका कहना है कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर रहे हैं। यानी ये जो 89 लाख, यहां जो 89 लाख जो नाम की जो शिकायतें दर्ज कराई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो 89 लाख अब यहां बताया जा रहा है कि ये चूंकि नहीं है, या आखिरी पॉइंट यहां पर है कि इस दौरान ये अपेक्षित है कि करीब 89 लाख मतदाताओं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, कि नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत अपने विवेकानुसार निर्धारित शपथ लेने के बाद करीब 89 लाख मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया पर समुचित निर्णय लेंगे। यहां साफ साफ लग रहा है कि चुनाव आयोग पहली बार लपेटे में आया है। जिसको बोलते हैं ना लपेटे में आना, वो लपेटे में आया है। और कल ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में दी जाएंगी, दिखाई जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की मदद नहीं कर रहा है, बीएलएज मदद नहीं कर रहे, यानी राजनीतिक दल, उनके एजेंट वो मदद नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी आज इस पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दी, बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। कांग्रेस ने यह भी बताया है कि किन कारणों का हवाला देकर वोट काटे गए हैं। अब यहां कारण इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र यहां पर, जिसके बारे में स्पष्टीकरण आ गया है, क्लैरिफिकेशन आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो आपके सामने हम रख रहे थे। लेकिन अब इसके आगे आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया है कि किन किन कारणों का हवाला देकर यह नाम काटे गए हैं और कहां कितने। कुल 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए हैं। 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए हैं और चुनाव आयोग ने वोट काटने के 4 कारण बताए हैं। जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली है, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेज से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते हैं। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए, आपने सुना होगा। वो चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों
22 लाख मृतक उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। यह 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे। और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया, 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ बता दिया पवन खेड़ा ने कि कुल 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए और उसके 4 कारण बताए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। पहला कारण जो है पलायन के कारण 25 लाख नाम काटे गए। दूसरा कारण मृतकों के जो हैं वो 22 लाख वोट काटे गए, 22 लाख मृतकों के नाम काटे गए। और पते पे, जिस पते पे वो रहते थे उस पते पे अनुपस्थित थे, इसलिए 9,70,000 नाम काटे गए। और पूर्व में कहीं और पंजीकरण होने की वजह से, यानी उसका नाम कहीं और भी था और यहां भी था, यानी 2 वोटर आईडी थे, इसलिए 7 लाख काटे गए। और 100 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या 20,368 है। 100 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या 20,368 है। 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या 1988 है। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। 635 बूथ ऐसे हैं, 637 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से ज्यादा महिलाएं हैं, जिसके बारे में कह रहे थे कि ज्यादातर तो जो पलायन होता है या किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले, अगर मेल और फीमेल में देखा जाए, महिला और पुरुष में देखा जाए तो पुरुष ज्यादा जाते हैं बाहर काम करने के लिए, लेकिन यहां 75% महिलाओं के नाम काट दिए गए। 7,931 यानी 7,931 बूथों पर 75%, 75% नामों को काटकर मृत श्रेणी में डाल दिया गया। इन सभी आंकड़ों को फिर से जांचना बहुत जरूरी है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत लोगों के नाम काटे गए हैं, यह बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस जिस तरह एक एक बूथ पर कटे हुए नामों का हिसाब सामने रख रही है, उससे जाहिर है कि अब वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में उसने सत्ता गंवा दी, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह कांग्रेस ने अपने एक्शन में दिखा दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग को भी दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा, यह भी दिखाई दे रहा है। और कल इसी पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। ये तमाम मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कल। दूसरी तरफ उधर गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन हो रहा है, उसके लिए भी विपक्ष ने बड़ी तैयारी कर ली है। और वहां से सीधे लाइव हम जोड़ेंगे, हमारे साथी इकरार वहां मौजूद हैं, हमारे साथी समीरात्मज मिश्र भी वहां पहुंच गए हैं। तो लेकिन इस वक्त इकरार से आपको रूबरू करवाऊंगा और क्या तैयारियां चल रही हैं गांधी मैदान में, वो सारी बातें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि कम से कम 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता आज रात मैदान में, गांधी मैदान में गुजारेंगे। वहीं
गांधी मैदान में रात को रहेंगे, आज ही रात को वो पहुंच रहे हैं। और वैसे तो राहुल गांधी को भी उनके साथ ही खुले आसमान के नीचे रहना था। वो चाहते थे कि रात राहुल गांधी भी वहीं रहें, यानी गांधी मैदान में रहें और कल सुबह इस पूरे कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। लेकिन नीतीश सरकार ने सुरक्षा कारणों से उन्हें यानी राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी, लिहाजा राहुल गांधी अब कल सुबह पटना पहुंचेंगे। लेकिन इस यात्रा में राहुल ने अलग अलग तबकों से मिलने और उनकी तकलीफों को समझने का सिलसिला जारी रखा है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के 52 लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, जो उन लोगों की खबरें सामने लाते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दिया जाता है। इस बातचीत में राहुल गांधी के साथ इन लोगों ने अपने संघर्षों को साझा किया है। आइए जरा सुनाता हूं एक छोटी सी बानगी, 8.25 मिनट का यह है, लेकिन आखिरी का कुछ मिनट, एक आध मिनट आपको सुनाकर हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी की मुलाकात और बातचीत में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। जरा सुनिए। जब हमने थाने में FIR दर्ज कराई सर, हमारे केस फॉल्स हो गए और उनके द्वारा हमारे ऊपर 2 फर्जी मुकदमे करा दिए गए। यानी कि सर न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है। जहां हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे करते हैं, ये अभी चल रहा है, यहाँ पे यात्रा चल रही है, आप 52 लोग दिल्ली में आके मुझसे मिलो, ठीक है? और फिर थोड़ी अच्छी तरह सोच के प्लान करके कि हम इस 52 को 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 कैसे करें और किस प्रकार से हम आपकी थोड़ी सी अगर प्रोटेक्शन हो, असिस्टेंस हो, जो भी, मैं बड़े वायदे नहीं करूंगा, बट किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। तो 52 लोग, और जो पिछड़े तबके के हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों, और ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग अब मिले राहुल गांधी से मुजफ्फरपुर में, और इन लोगों ने अपनी बात रखी कि कैसे इनके ऊपर अगर ये खबरें लाते हैं या इस तबके की खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं तो FIR तक दर्ज करा दी जाती है। बीजेपी के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन महज सत्ता पर बने रहने का साधन हो सकता है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी जिसे वोटों की चोरी और अधिकारों की चोरी बता रहे हैं, असल में SIR उसके जरिए अब न्याय की चोरी का जरिया भी बन रहा है। इसलिए बीजेपी अगर यह सोचती है कि महादेवपुरा के मुकाबले वो रायबरेली या वायनाड के आंकड़े लाकर राहुल गांधी को चुप कराएगी या तेजस्वी यादव को CM पद के सवाल पर उलझा देगी या इन दोनों का साथ देने वाले बाकी नेताओं पर भी किसी न किसी किस्म के तंज कसेगी और इस वजह से वोट चोरी के खिलाफ उठने वाली आवाज दब जाएगी, तो शायद बीजेपी गलत है। कम से कम बिहार में, और बिहार ने, बता दें कि बिहार ने बीजेपी को गलत साबित कर दिया है पिछले 13, 14, 15 दिनों में। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में कि इस बार विपक्ष को हल्के में लेकर भारी नुकसान उठाएगी बीजेपी। बीजेपी का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, भारी नुकसान हो चुका है। क्या नुकसान हो चुका है बीजेपी का बिहार में और बिहार से लेकर पूरे देश में, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि वोट चोरी पर कैसे चुनाव आयोग फंस गया है और कल उसे जवाब देते बनेगा या नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, यह भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे 5 साथी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, बिहार पटना से जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी हमारे साथ, और उधर कोलकाता से जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रफुल्ल कोलखियान जी। इधर दिल्ली से 3 साथी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज, प्रेम कुमार जी आपके पास ही, क्या कुछ चल रहा है उधर पटना में, क्या कुछ चल रहा है उधर बिहार में? और पटना देखिए, एक हमारे साथी सीधे जुड़ गए हैं, इकरार सीधे गांधी मैदान से। रुकिए थोड़ा सा, वहां पहुंचते हैं, गांधी मैदान चलते हैं, फिर आपके पास आता हूं। इकरार, क्या कुछ चल रहा है पीछे? तो भीड़ भाड़ काफी दिखाई दे रही है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है क्या अभी से? इकरार, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है इकरार के पास आवाज। चलिए आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब तक प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। तो जब तक आवाज उधर क्लियर हो, हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। प्रेम कुमार जी, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या सचमुच बीजेपी को पिछले 15 दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, माना जाए या नहीं? जी देखिए, पिछले 15 दिनों में नुकसान उठाना पड़ा है। यहीं से बात शुरू करें तो ये बात तो मीडिया में आ चुकी है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर लोकप्रियता के
मामले में कहीं 7 गुना, कहीं 5 गुना, कहीं 2.5 गुना बढ़त ले ली है। फॉलोअर्स के मामले में भी यही हाल है। तो ये बीते जो यात्रा शुरू हुई है उसके बाद का ये फिगर है, तो वो अपने आप में उस कहानी को कहता है कि स्थिति बदली है। और दूसरी बात है कि जो पूरे बिहार में यात्रा हुई, यात्रा के दौरान जो कुछ कुछ बातें देखने सुनने को मिली, थोड़ा सा मैं शेयर भी करना चाहूँगा। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि मैं तो सवर्ण कास्ट से हूँ, अपर कास्ट से हूँ और मैं बीजेपी को वोट करता रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जब यहाँ से गुजरी तो मैं भी उत्सुकतावश उनके पास गया और मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब मैं इतने करीब पहुंच गया, मुझे इतनी खुशी हुई उनसे मिल करके कि मत पूछिए। लेकिन मैं बाद में सोचता हूं कि मैं तो उनको चाकू भी मार सकता था, मैं तो उनकी गर्दन भी काट सकता था। लेकिन फिर वही कहता है, लेकिन ये सब ख्याल उस समय हमारे मन में नहीं आए। लेकिन मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, संघ का आदमी हूँ और राहुल गांधी का विरोधी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता था। तो उसके इस बात का उदाहरण मैं देख करके उसके आश्चर्य को मैं व्यक्त कर रहा हूं कि देखिए राहुल गांधी का खतरा कितना बड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, लेकिन जनता से मिलते हुए कितना बड़ा खतरा, जान का जोखिम मोल ले रहे हैं। आप इस बात से समझिए कि किसी की चाकू, किसी का खंजर जो है उन तक पहुंच सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। इसको हमें लगता है कि हाईलाइट करने की, ध्यान देने की जरूरत है कि राहुल गांधी की यात्रा मोहब्बत की यात्रा है, टॉफी बांटने की यात्रा है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालने की यात्रा है। यहीं पर एक और उदाहरण मैं देता हूं, हो सकता है आपके प्रश्न से थोड़ा सा मैं भटकूंगा नहीं, मैं लौट आऊंगा उस प्रश्न पर जी प्लीज। लेकिन एक और उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनको चाहे वो उस बिरादरी से क्यों ना हो जिनके साथ में छुआछूत होता है। तो आप जानते हैं बिहार की जो सामाजिक संरचना है, यहाँ कोई नेता अपने इलाके में भी अगर सवर्ण है तो वो अछूत कैटेगरी में मानी जाने वाली जिनके साथ व्यवहार होता है उस जाति के साथ दूरी रखते हैं, उनके साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अछूत श्रेणी में आने वाली जाति के लोग भी राहुल गांधी के साथ की जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी उनसे हाथ मिला रहे हैं, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी उतर करके भी लोगों में सबके साथ बिना भेदभाव के हाथ मिला रहे हैं। तो वैसे ही लोगों का कहना था कि हम तो तर गए, राहुल जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, हम तो तर गए। तर जाने का मतलब तृप्त हो गए, संतृप्त हो गए, और पूरा गांव उस पर खुश है कि राहुल जी ने हमसे हाथ मिलाया। तो इस सामाजिक संरचना में इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि दलित समुदाय जिनसे कोई हाथ नहीं मिलाता, जिनसे कोई सब छुआछूत करते हैं, और नेताओं की बिरादरी तो खास तौर से करती है। उन मौकों को छोड़ दीजिए कि वो उनके घर जाते खाने के लिए और बिस्लरी का बोतल लेके जाते और खाना मंगवा के खाते, उन उदाहरणों को छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसा नहीं करता। वो राहुल गांधी ने किया है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि मैं फील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसी ये यात्रा बीजेपी को करनी चाहिए थी, बीजेपी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं। अब इसका आप देखिए कि डर, बीजेपी को तो कोई तकलीफ नहीं है ना, बीजेपी को एसआईआर से कोई तकलीफ नहीं है। 65 लाख वोट जो काटे गए हैं वो तो विपक्ष के काटे गए हैं, बीजेपी के लोगों के काटे नहीं गए। और कांग्रेस ने तो अब रख दिया है पूरा कि कहां के किस बूथ के कितने लोगों के कितनी महिलाएं जो हैं वो वंचित हो गई हैं, और कल आखिरी दिन है जैसा पवन खेड़ा बता रहे थे। तो इसलिए उनको क्या तकलीफ है, वो क्यों करेंगे पदयात्रा या क्यों करेंगे कोई यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, उनकी जरूरत ही नहीं है। वोट तो चुराते हैं वो, राहुल गांधी कह रहे हैं, और अब बच्चा बच्चा जान रहा है वहां पे। प्रेम कुमार जी, आज 31 तारीख है और अगला कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को सभा करने से रोका गया है, वो मार्च करेंगे और
हमने देखा है जहां कहीं भी राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, चाहे झंडे उतारे गए या हटाए गए या पोस्टर फाड़े गए, उन सभी जगहों पर जनता ने अधिक उत्साह के साथ शिरकत की उस यात्रा में। पटना में भी यही नजारा दिखने वाला है। एक दिन पहले से पूरी चहल कदमी है, लोग उसमें जुड़े हैं। इसके अलावा अदालत की में जो प्रक्रिया होने वाली है, चाहे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग को जवाब दिया है, तो वो भी अदालत में जाने की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। और चुनाव आयोग ने तो कल क्या जवाब देना है इस डर से आज नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उनको बताना तो पड़ेगा कि आपने इतनी शिकायतें ली क्यों नहीं, 89 लाख शिकायतें जमा क्यों हुई, वो पार्टी अध्यक्ष को, जिला अध्यक्षों को क्यों देना पड़ रहा है, आपने बीएलए से डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, और आप कहते हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं दी गई। इतना बड़ा झूठ पब्लिक डोमेन में चुनाव आयोग बोल रहा है, और ये झूठ, इस झूठ का भी आज पर्दाफाश हुआ है और अदालत के सामने भी पर्दाफाश होगा। अदालत के सामने अदालत भी उसको डांटेगी चुनाव आयोग को, इसके पूरे आसार हैं। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन, जिसमें राहुल गांधी उस यात्रा का समापन करेंगे और चुनाव आयोग की खिंचाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उम्मीद करें कि चुनाव आयोग की ज्यादतियों का भी समापन कल हो जाए। जी जी, उम्मीद यही की जाए, और ये हमारा अधिकार है, इसलिए खुले तौर पे बोल रहे हैं। मुझे भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पे, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक आम जनता, एक वोटर होने के नाते मुझे भरोसा नहीं है। प्रेम कुमार जी, आपको भरोसा है? नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे 6 साथी बैठे हैं, किसी को भरोसा नहीं होगा, और जितने साथी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, 99.9% को भरोसा आज की तारीख में नहीं होगा चुनाव आयोग पे। यह तकलीफ है, और इसलिए चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को अभी सोचना होगा कि आखिर कैसे चलाएं अपने इस संवैधानिक संस्था, स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी, इसको कहां ले जाकर के पटक दिया है राजीव कुमार ने, ये हम लोगों ने देखा। खैर, आगे बढ़ेंगे, पटना सीधे चलते हैं। आप भी पटना से ही जुड़े हुए हैं, पटना गांधी मैदान से जुड़े हुए हमारे साथी इकरार, आवाज आ रही है हमारी आप तक? इकरार तक आवाज नहीं जा रही है, पहले कोशिश कीजिए इकरार तक आवाज हमारी पहुंचे। और पीछे नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ चमकती हुई लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहाँ तक भी हम उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। इकरार तक पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं। जल्दी से प्रशांत टंडन जी, चुनाव आयोग क्या सचमुच, जब आज ये 89 लाख, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है प्रशांत जी, 89 लाख विज्ञप्ति आपने देख ली चुनाव आयोग की, हाफती हुई विज्ञप्ति लग रही थी। देखिए राजीव जी, बहुत एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड में बताने जा रहा हूं आपको जी। जो अभी आप विश्वास की बात कर रहे थे, विश्वास हिल जाएगा लोगों का जो सुनेगा। कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है जो आप पढ़ रहे थे, जिसमें पवन खेड़ा जी बता रहे हैं, वो वीडियो है कि 79 लाख लोगों की कंप्लेंट हमने दर्ज की है, उस ट्वीट के नीचे आप जाइए और आप देखिएगा कि बिहार के लगभग सारे जिलों के जिलाधिकारियों ने उसको काउंटर किया है। जिलाधिकारियों के आधिकारिक हैंडल से वो ट्वीट, वो जवाब गए हैं। यानी एक राजनीतिक पार्टी को पूरे बिहार के जिलाधिकारी जो है वो उसका विरोधाभास उसका एक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनको कंप्लेंट उस फॉर्मेट में नहीं मिली जो फॉर्मेट आपने भी बताया। अब सवाल उठता है कि अगर ये जिलाधिकारी या जिला प्रशासन इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को जवाब दे रहा है, और इनमें से अधिकांश लोग रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जी, इन्हीं को चुनाव करवाना है, तो क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे? जो एक पॉलिटिकल पार्टी को जवाब दे रहे हैं उसके ट्वीट पे आकर, जबकि चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति आ गई, चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना, चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया, सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीज जाएंगी। अब ये अगर जिलाधिकारियों से ट्वीट करवाया गया तो ये बड़ा एक डेंजरस, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है। और सब जगह एक ही भाषा है। आपने कहा, मैं देख रहा हूं डिस्ट्रिक्ट डीएम गया लिखते हैं, अब तक जिले में किसी भी विधिवत अधिकृत बूथ स्तर अभिकर्ता यानी बीएलए द्वारा 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि पर न तो कोई दावा फॉर्म 6
फॉर्म 6 जबकि नए वोटर्स के लिए है, और न ही कोई आपत्ति फॉर्म 7 दर्ज की गई है जिला निर्वाचन कार्यालय गया। अब देखिए यही इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, डीएम गोपालगंज, उसके बाद डीएम डिस्ट्रिक्ट एडमिन सिवान, अब तक जिले वही भाषा, बिल्कुल वही भाषा, एक इंग्लिश एक हिंदी, वही भाषा फिर नालंदा जिला प्रशासन, फिर वही भाषा पश्चिमी चंपारण बेतिया, वही भाषा बिल्कुल वही भाषा रोहतास, वही भाषा समस्तीपुर, वही है यहां पर नवादा, वही किशनगंज, वही अरवल, ये सारे वही है। मैं आपने कहा मैं वही देख रहा हूं, सब वही है, A to Z, एक ही भाषा एक ही लाइन, वही सब कुछ। अब आप सोचिए ये इनमें से अधिकांश लोग और ये राजनीति हो रही, ये राजनीति हो रही है, ये सीधे राजनीति है। आपने अफसरशाही को पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया जी। अब ये अफसर रिटर्निंग ऑफिसर भी होंगे, तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे? किसको भरोसा होगा? अभी आप भरोसे की बात पूछ रहे थे राजीव जी। ये स्थिति है भारत में लोकतंत्र के चुनाव आयोग की। ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कल जब सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी के वकील के मार्फत कि इस तरीके से अगर ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण होगा, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाएंगे जब इसी ब्यूरोक्रेसी को चुनाव करवाने हैं। अब जो कांग्रेस का जो मूल सवाल है, चिंताजनक बात है राजीव जी, मैंने कभी ऐसे पहले देखा नहीं है। अब जो मूल सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने झूठ पर झूठ बोले हैं, गलत बयानी की है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत चीजों में गुमराह किया है। मसलन 800 पेज का उन्होंने रिप्लाई दिया एफिडेविट, और बार बार वो बात कर रहे हैं 2003 के 2002-2003 के इंटेंसिव रिवीजन की, और उसका जो इंटेंसिव रिवीजन का जो गाइडलाइंस है उसको नहीं लगाया। एनेक्सस में आपने क्यों नहीं लगाया? वो कहाँ है? जब आरटीआई से मांगी जा रही तो कह रहे हैं कि हमको मिल नहीं रहा है। तो और 2002-03 के इंटेंसिव रिवीजन में नागरिकता का सवाल नहीं था, वो बहुत आसान था, समय लेके किया गया था, बीएलओ घर घर गए थे। अब जो बातें डिस्क्रिपेंसी है जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी के अलावा मैं तो जो मीडिया में खबरें जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की बातें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि 3 जिलों में, पटना, मधुबनी और एक और जिले में जो है, 3 ईस्ट चंपारण में, यानी पटना, मधुबनी और ईस्ट चंपारण में 3 जिलों के बारे में मैंने जो पढ़ा रिसर्च में, 40 साल के नीचे के लगभग 38% लोगों के नाम काटे गए हैं। महिलाओं के नाम इन जगहों पे 47% महिलाओं के नाम काटे गए हैं। तो महिलाओं के और युवाओं के नाम काटे जा रहे हैं ज्यादा बड़ी संख्या में। वो कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है, ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का भी आरोप है। यही फिगर्स लगभग वही आ रही हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की। मैं तो कांग्रेस की फिगर तो आपने बताई, मैं तो रिसर्चर्स की बता रहा हूं जी। तो ये अगर इतने और बूथ बाई बूथ जो है इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं, तो ये इशारा कर रहा है कि ये मामला किसी उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं, अप्रैल मई तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चले जाइए, इलेक्शन कमीशन चुनाव सुधारों की बात कर रहा है और कैसे वोटर आईडी बनवाया जाए, तमाम बातें अप्रैल के महीने में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट कैसे बढ़ाया जाए, तमाम बातें कर रहा है। इंटेंसिव रिवीजन की बात नहीं कर रहा है। अचानक 24 जून को शाम को 6:15 बजे इनकी प्रेस रिलीज आ जाती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज, यानी इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम था कि इनको करना है जी। इनको कहीं से आदेश हुआ कि करना है और उसका पूरा पैटर्न को बता दिया गया। इनको ये भी बता दिया गया होगा कि किसके नाम काटने, किसके रखने, वो पूरा आ गया होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था
कि बीजेपी से जुड़ी हुई एक चुनाव को मैनेज करने वाली एजेंसी उसके पीछे थी, जो बंगाल में फर्जी वोटर मिले थे। ये ममता बनर्जी का आरोप था। और इतना प्रिसाइज काम कि इतने वोट पोलिंग बूथ पर इतने हजार नाम काटने, इतने पोलिंग बूथ पर इतने हजार नाम काटने, महिलाओं के नाम काटने, युवाओं के नाम काटने, दलितों के, मुसलमानों के नाम काटने, बहुत ही मतलब एक पैटर्न दिख रहा है नाम काटने का जी। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये सब मुद्दे आने चाहिए। चिंता का विषय ये है राजीव जी कि 2020 में सितंबर के मैं एग्जैक्ट डेट भी बता सकता हूं कि सितंबर में जो है वो नोटिफिकेशन इशू हो गया था, यानी लगभग हम एक महीना दूर है। 25 सितंबर को, 25 सितंबर जहां तक मुझे जी 25 सितंबर को नोटिफिकेशन इशू हो गया था। आज हम बात कर रहे हैं 31 अगस्त को। कल से सितंबर चालू हो जाएगा। 30 सितंबर तक तो अभी इनका अपना वो रहेगा, अपनी जांच होगी, ईआरओ जाएगा घर, जांच करेगा। अब आप सोचिए कि आपको नवंबर में विधानसभा भी गठित करनी है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव करवाने हैं, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। क्या इस एसआईआर से बनी हुई वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कल। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस लिस्ट से आप एसआईआर करवाना है, करवाते रहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही दलीलें दी गई हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि आपको करवाना करवाइए, आप 6 महीने लीजिए, साल भर लीजिए, लेकिन अभी इस चुनाव में जो आप करवाना चाहते हैं इसी एसआईआर और उसी के बाद जो मतदाता सूची तैयार होगी उस पर यह राजी नहीं है, याचिकाकर्ता राजी नहीं है पहले दिन से। उस पर भी अभी डिसीजन आना है, लेकिन उससे पहले एक जो सुनवाई कल होनी है, इस समय सीमा को, इस अवधि को बढ़ाना। अगर अवधि बढ़ाते हैं तो क्या 22 नवंबर से पहले आप सरकार गठित कर देंगे? 22 नवंबर लास्ट डेट है चुनाव सरकार गठित करने का बिहार में, विधानसभा भंग हो जाएगी उसके बाद। तो यह सब कुछ बिहार के लिए 22 नवंबर से पहले, और 26 अक्टूबर को बिहार में छठ का त्योहार है, 20 अक्टूबर को पूरे देश में आप जानते हैं कि दीपावली है। तो 20, फिर उसके बाद छठ, उसके बाद फिर आप लगभग 25 दिनों के अंदर आपको चुनाव भी करवाना है, रिजल्ट भी लेना है, सरकार भी गठित करना है। क्या क्या होगा देखा जाएगा। जल्दी से चलते उधर पटना के गांधी मैदान में हमारे साथी इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल इकरार, क्या कुछ चल रहा है पीछे? क्या गाना बजाना चल रहा है या कुछ और चल रहा है? जी बिल्कुल, जैसा हमने दोपहर में भी आपको बताया था, सुबह से जो पटना का गांधी मैदान है वो लगातार टेंट लगाने से लेकर तमाम तरीके के जो कार्य है वो यहाँ किए जा रहे थे। जिस तरह हमने बताया कि यहाँ साइड में जो है लोगों के रुकने का इंतज़ाम किया गया था, तमाम जितने भी है, लेकिन राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिली, इसलिए राहुल गांधी यहाँ नहीं रुक पाएंगे। लेकिन उनके अलावा जो कार्यकर्ता हैं या जो दूर दूर से जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आ रहे हैं, उनके रुकने का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम तरह जो यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया है लगभग अभी से, जबकि कार्यक्रम सुबह 11 बजे से है। तो पीछे जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं ताकि जो यहाँ लोग आए हैं वो देशभक्ति से ओतप्रोत, तो संविधान से संबंधित जो प्रस्तावना है वो पढ़ी जा रही हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें ये एहसास हो कि हम यहाँ एक किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, अपने संविधान बचाने के लिए यहाँ आए हैं, जो हमारे वोट काटे गए हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। तमाम तरीके के जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनका आना शुरू हुआ। इससे पहले मैं राजीव जी ये बताऊं कि जब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय हम वही सदाकत आश्रम से कि वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ उनसे सवाल पूछा गया कि ये 79 लाख का कौन सा आंकड़ा है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि नाम तो 65 लाख काटे गए हैं। तो उन्होंने ये जानकारी दी कि क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में हमने दी है शिकायत, जैसे किसी का नाम अगर गलत है तो वो कैटेगरी अलग हो गई, और उसके अगर घर का एड्रेस भी गलत है, तो इस तरीके से ये 79 लाख का जो है आंकड़ा बैठा है। क्योंकि कुछ जो गोदी मीडिया वो भी इस बात को चलाएगा कि नाम तो 65 लाख काटे गए, लेकिन 79 लाख का क्या आंकड़ा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक सबसे इस बार जो कार्य किया है वो सबसे बढ़िया ये कार्य किया है कि सभी जितनी भी शिकायतें दी है उनकी रिसीविंग ली है। पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमें दिखाया कि इस बार जैसे अखिलेश यादव ने जब शिकायत दी थी तो चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, तो पवन खेड़ा ने साफ तौर पर वो सारी रसीदें दिखाई गई। तो ये जो तमाम
जो आप भी जो डीएम के जो बयान आप पढ़ रहे थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि जब आपने रिसीविंग दी है, शिकायतें जब प्राप्त की है, तो आप इस तरीके के पब्लिक डोमेन में जो है वो इस तरीके की कैसे बयानबाजी कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने इस बार जो है वो एक मजबूत लड़ाई लड़ने की सोची है अदालत के थ्रू। इस बात की पहले ही कांग्रेस ने आशंका जाहिर की थी कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोर्स से खंडन हो जाएगा। जो सोर्स वो यूज करते हैं वो आपको पता किस लिए यूज करते हैं कि ये सोर्स से जो है वो इन बातों का खंडन होगा। लेकिन इस बार हमने पूरी तैयारी की है, सारी रिसीविंग हमने ले रखी है, जो हमने शिकायत की है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम अदालत में उसको पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि ये खुद इंडिया गठबंधन के लोग ही नहीं कह रहे कि ऐसा ये गलत टाइम पे हो रहा है। खुद चंद्रबाबू नायडू का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि करीब 6 महीने का समय कम से कम एसआईआर या कुछ भी इस तरीके की अगर प्रक्रिया है उसको देना चाहिए। अगर मैं गांधी मैदान की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ मैं फारूक से कहूँगा, फारूक जरा दिखाइए, जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, केसी वेणुगोपाल है। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है उनकी तस्वीरें जो है वो लगाई गई है पीछे की साइड में, जो जहाँ से गेट का एंट्री है। ये मैं गेट नंबर 1 की तरफ खड़ा हूँ, जहाँ से कल यात्रा की शुरुआत होगी। इसी मंच से, जो पीछे मंच है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, उसी मंच के बगल से ये रास्ता जाएगा, यहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं तमाम इस तरीके का यहाँ माहौल है, लोग बैठ रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं तमाम के किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से यहाँ जो कई आस पड़ोस के जो पटना से भी कुछ लोग हैं, जो अभी हमने कुछ लोगों से जब आते समय बात करी तो उन्होंने कहा कि हम ये देखने आए हैं कि कितना बड़ा आयोजन है। अभी तक लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से टेंट और ये इंतजाम किया गया है, ऐसा इंतजाम इससे पहले इतनी रैलियां हुई हैं लेकिन उनमें नहीं किया गया, क्योंकि गांधी मैदान का ये इतिहास रहा है कि बहुत बड़ा मैदान है, इस मैदान को भरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके के यहाँ इंतजाम किए गए हैं उससे ये अंदाजा लग रहा है कि लाखों की भीड़ कल पटना में मौजूद होगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने एक चीज और की, कांग्रेस ने कहा कि जो कांग्रेसी नेता है अलग विभिन्न राज्यों में जो है वो तो आ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो नहीं आ रहे। कार्यकर्ता सिर्फ बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं या बिहार की जो जनता है वो इस कार्यक्रम में आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी है जो मैनेज करती है रैलियों को या ऐसे पदयात्राओं को मैनेज करती है, कि अलग अलग राज्यों से अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया जाता है। गुजरात से ट्रेनें लाई जाती है, तमाम ऐसे राज्यों से बसें भरकर लाई जाती है। डीएमओ को आदेश दिए जाते हैं कि आपको बसें भर के फला मैदान में पहुंचाना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई आदेश है कि भीड़ लेकर आनी है, क्योंकि जिस तरह से जो वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से जब शुरू हुई थी, लगातार जो राहुल गांधी के साथ काफिला जुड़ता गया और आरा की भीड़ देखकर उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग जो है यहाँ बिना बुलाए लोग यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर काफी जो है वो ढिलाई बरती जा रही है। लेकिन जब राहुल गांधी के नजदीक कोई पहुंचता है तो राहुल गांधी की मुस्कुराहट देखकर वो राहुल गांधी का हो जाता है। जैसा आपने खुद देखा, काल दिखाने आए थे काले झंडे, लेकिन वो राहुल गांधी के फैन होकर निकले। यही पूरी यात्रा में जो राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी की जो छवि निकल कर आई, वो खुद लोगों को बुला के उनसे बात कर रहे थे। चाहे छोटी बच्ची हो उसको बुला रहे थे, या कोई उन्हें कोई शिकायत देने आ रहा था वो शिकायत ले रहे थे। उनके साथ साथ जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव का भी ये देखा गया कि एक रील आपने देखी होगी, एक वीडियो देखा होगा, एक ने कहा जी फला आदमी का टिकट कटना चाहिए, तो तेजस्वी ने कहा ठीक है, आपने कहा उसका टिकट काट दिया। तो इस तरह से जो है लोकल जो लोग आसपास के जो लोग हैं उनसे संवाद करना किसी भी बड़े नेता के लिए, एक मतलब कार्यकर्ताओं के लिए या आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कल अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि हम लोग आप लोगों से बने हैं, आप लोगों ने हमें बनाया है, इसलिए हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं और जो आपको अपनी समस्या है वो बताइए। सबसे पहला हमारा जो मकसद होना चाहिए वो मकसद होना चाहिए संविधान की रक्षा करना। उसी संविधान की रक्षा के लिए कल ये पदयात्रा निकाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो बसेस की जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होनी हो या किसी भी मैदान में रैली होनी है, आप सभी जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जिला अध्यक्षों, तमाम लोगों को एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको 10 बसें लानी है, आपको 20 बसें लानी है। लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई टारगेट मिला है। यानी लोग जो है वो आके जुड़ेंगे, अपने आप जुड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, लोगों के वोट कटने का मुद्दा है। जी राजी।
आप बने रहिए, पूरी जानकारी आप दे रहे थे क्या कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ इकरार बता रहे हैं कि यहाँ किसी को टारगेट नहीं दिया गया है। जयशंकर जी आपके पास आऊंगा, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास भी। और एक सबसे बड़ी बात, इतने साल से हम लोग देखते हैं, अलग अलग रामलीला मैदान को भी हमने देखा, हमने उधर मुंबई में भी देखा, पटना में भी देखा है। इस ऐतिहासिक गांधी मैदान को जयशंकर जी कई बार सुबह टहलने के लिए भी चले जाते होंगे। बचपन में मैं तो वहां दौड़ लगाने चले जाया करता था। और इस गांधी मैदान को बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा है। उसको भरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इस ढंग का, वो देख रहा हूं मैं, इस ढंग का आयोजन बहुत कम, 15 अगस्त के समय भी इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है जब झंडा फहराने की बात आती है तो। लेकिन इसको कैसे देखा जाए? और ओवरऑल गांधी मैदान मायने नहीं रखता, मायने जनता और स्वतः स्फूर्त अगर लोग आते हैं। क्योंकि खबर मेरे पास भी बिहार से यही आ रही है कि जो रैली, जो यात्रा निकली है, उस यात्रा में स्वतः स्फूर्त लोग खुद आए हैं। और लोगों ने, जैसे प्रेम कुमार जी भी बता रहे थे कि चला गया देखने के लिए, जबकि वो वोटर विपक्ष का नहीं है, बीजेपी का वोटर है, चले गए देखने के लिए। उस लिहाज से यहां चुनाव आयोग, अब हम जरा आ जाए टेक्निकल पार्ट पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस पार्टी ने, और जैसा इकरार बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार वो सारे दस्तावेज, सारी पावती, रसीदें अपने पास रखी हैं और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में वो दिखाएंगे। कैसे देखा जाए इसको? सबसे पहले राजीव जी, पिछली बार जब हम लोग बैठे थे तो मैदान में जो वोटर अधिकार यात्रा की रैली का समापन होगा, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रैली होगी, ऐतिहासिक भीड़ जमा होने वाली है। गांधी मैदान को अतीत में हम बहुत सारी रैलियां हमने देखी हैं। नरेंद्र मोदी की रैली भी 2014 की देखी है, जिसमें वो तक्षशिला को बिहार में बता रहे थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय को, और चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का बता रहे थे, या सिकंदर को उन्होंने, सिकंदर के दीन इलाही के बेड़ा को उन्होंने गंगा के पास डुबो दिया था। उनका जो ऐतिहासिक प्रवचन हुआ था, तो वो रैली भी देखी थी। उसके पहले देखिए, रैलियां, गांधी मैदान भरा है, कई बार भरा है, लेकिन वो कभी सीपीआईएमएल के लोगों ने, आईपीएफ के लोगों ने, या कभी आरजेडी का, या किस तरह उस तरह का, या जयप्रकाश नारायण के जो बिहार आंदोलन था उस समय होता था। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सारी ताकतें एक साथ जमा हो गई हैं और जनता स्वतः स्फूर्त इसमें शामिल हो गई है। उसने इस वोटर अधिकार यात्रा से खुद को जोड़ लिया है, क्योंकि जिस ढंग की बातें उभर करके आ रही हैं, दिन रात जो आ रही है उभर करके, लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गया है कि भाई ये जरूर कुछ न कुछ धांधली हो रही है, जिसके कारण ये जीता हुआ चुनाव ये हार जाते हैं, या हारा हुआ चुनाव ये जीत जाते हैं। क्योंकि मीडिया में भी हर तरह से लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में भी हो, तो कैसे रिजल्ट बदल जाता है उसको लेकर के एक जनमानस में पूरी धारणा बन चुकी है। अब ये जो उत्साह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में चुनाव, ये यात्रा के दौरान दिखाई दे रहा है, अब तो उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। मुझे लगता है कि शायद कल की रैली में अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता और जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो भी शामिल होंगे, मुझे लगता है ऐसा है। तो उसका जो बनेगा संदेश जाएगा पूरे बिहार में, वो एकदम अलग ढंग का होगा। और जो ये जन उत्साह और जन आक्रोश है, अगर ये नवंबर तक, विधानसभा के चुनाव तक ये कायम रहा, तो मुझे लगता है कि इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि बिहार एनडीए के हाथ से खिसक रहा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा तकनीकी मामलों में भी इनको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग या इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो खुल करके बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, मतलब हम लोग तो क्या, हम तो शुरू से ही कहें कि बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही काम कर रहे हैं, उनका जो ये बना हुआ ढांचा हमारा केचुआ का। लेकिन जैसे अब ये है, जैसे उन्होंने कहा कि साहब जो बीएलए ने जो शिकायतें लेके आए थे उनको नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो निर्धारित प्रपत्र पर नहीं थे, या जो जिलों में जो जमा कराई गई है, कांग्रेस के लोगों ने जो जमा कराई है वो भी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं है। तो ये इसी को बहाना बनाएंगे, इसी को ये तकनीकी आधार बनाएंगे। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहेंगे कि जब कहा गया था कि भाई आपको निर्धारित प्रपत्र पे शिकायतें या आपत्तियां दर्ज करानी थी, तो आपने नहीं किया, इन्होंने जनरल वे में ला करके इसे रख दिया है। अब उसको किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट लेता है
क्योंकि बहुत सारे एक के साथ बहुत सारे और भी सवाल जुड़े हुए हैं ना। ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है इसी समय क्यों, जब बिहार विधानसभा का चुनाव आसन्न है, सबको मालूम है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है, और फरवरी में मतदाता सूचियां संशोधित होकर के आई थी, जो लोकसभा के चुनाव के बाद संशोधन हुआ था मतदाता सूचियों में, वो फरवरी 2025 में आई थी। तो आप उसी पे चुनाव करा लेते, बाद में आप एसआईआर कराते। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है, और ये खोट बखूबी राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने, या कांग्रेस के लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने, आईपीएफ के सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं या और लोग हैं, कम्युनिस्ट दल जो है, मुकेश सहनी भी साथ में हैं, इन सारे लोगों ने जनमानस को बता दिया है कि भाई वजह क्या है। ये काम तो बाद में भी हो सकता था ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है, और आप इस तरह की मतदाता सूची बनाना चाहते हैं जो भाजपा के लिए मुफीद हो, जनता दल यू के लिए मुफीद हो, उनके गठबंधन के लिए मुफीद हो, और विपक्ष के लिए खराब साबित हो, उसकी हार का कारण बनने का एक साबित हो, जरिया साबित हो। तो ये जो किया है तो सबके दिमाग में आ गया, सबके दिल दिमाग में घुस गया है। इसलिए राजीव जी, मेरा कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट को तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके पास एक इनका ये तो यही चुनाव वाले आयोग वाले तो यही कहेंगे साहब निर्धारित प्रपत्र पे नहीं था तो हम कैसे उसको उस पर क्या एक्शन लेते क्या नहीं लेते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि भाई आपने ये समय चुना क्यों, इस समय आपने क्यों कराया। आप चाहते तो 6 महीना बाद भी करा सकते थे, अभी भी है। मुझे लगता है कि अपोजिशन को, या हो सकता है कल इस पर दबाव बनाए लोग अपनी रैली में भी और यहां पर भी, कि भाई आप चुनाव तक एसआईआर की प्रक्रिया को बलाए ताक रखिए, और चुनाव आप 2025 के फरवरी महीने में जो संशोधित मतदाता सूचियां हैं उसी के आधार पर कराइए। करा लिए चुनाव, उसके बाद करिए आप एसआईआर करिए, क्या दिक्कत है भाई। पहली बार जरूर बिहार में चुनाव हो रहा है, या अंतिम बार जरूर बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव तो होते ही रहेगा, प्रक्रिया है ना, वो तो चलती रहेगी, और सब जगह करा लीजिए उसमें आप। लेकिन सब जगह छोड़ करके, जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां छोड़ के आप बिहार पे आ गए, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि फरवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर अगर चुनाव हुए तो एनडीए बीजेपी जनता दल यू का गठबंधन हार जाएगा, और कांग्रेस आरजेडी सीपीआईएमएल कम्युनिस्ट दलों और वो मुकेश सहनी की पार्टी का जो गठबंधन महागठबंधन है वो चुनाव जीत जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आपने ये किया, शुरू किया, प्रक्रिया शुरू किया। तो इसको तो एकदम विपक्ष को तो साफ कर देना चाहिए कि भाई हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे, फरवरी 2025 की जो संशोधित मतदाता सूची है उसी पर लड़ेंगे। और जहां तक देखिए जन था ना, राहुल गांधी का लोकल कनेक्ट जिस ढंग से बन रहा है, पीपुल कनेक्ट, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट जो बन रहा है वो बेमिसाल है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। हालांकि इसकी कीमत अतीत में उनके परिवार के लोगों ने चुकाई है, भाई वो जानते हैं कि देश के लिए बलिदान करने का अर्थ क्या होता है, त्याग तपस्या का अर्थ क्या होता है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जिस खुलेपन के साथ लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, कभी किसी को गले पे लगा लिया, कभी किसी को कंधे पे बिठा लिया, कभी हाथ मिला रहे हैं, कभी बात करें तो अपने आप में बहुत ही लोगों को अपील करती है। लोगों को कहती है कि ये आदमी है जो हमारे दुख दर्द में शामिल भी होता है, हमारे दुख दर्द को समझता भी है, और अगर ये देश का अगला प्रधानमंत्री बनता है तो ये हमारे दुख दर्द को दूर भी यही करेगा। ये बात तो लगभग लोगों के दिल दिमाग में घुसती हुई चली गई है, और मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव होगा, अगर वो थोड़ी भी ईमानदारी से हुआ चुनाव, तो मुझे लगता है कि एनडीए के हाथ से तो बिहार खिसकेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दोनों तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग को लॉस है। ये बात समझ में नहीं आई बीजेपी को और चुनाव आयोग को कि अगर विपक्ष जीत जाता है तब भी लॉस है कि इतना सब कुछ कर लिए, एसआईआर करवा दिए, उसके बाद भी विपक्ष जीत गया, और दूसरा अगर बीजेपी जीत जाती है तो विपक्ष कहेगा कि चोरी करके जीत गए। तो इसलिए यहां लॉस है दोनों तरफ से। एक बार फिर चलते हैं पटना गांधी मैदान, हमारे साथी इकरार के पास, उनके आसपास कुछ और लोग भी हैं। लेकिन इकरार, आपके पास आना चाहता हूं, आवाज आ रही है हमारी आप तक? इकरार, आवाज आ रही है जी? हाँ, आपसे जरा समझना चाहता हूँ, अभी तक कोई सूची आई, लिस्ट आई है आपके पास कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से नेता आ रहे हैं? जी
राजीव जी, अभी तक जो सूचना मिली है वो संजय राउत आ रहे हैं महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तरफ से, और उसके साथ जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यूसुफ पठान आ रहे हैं, और जो झारखंड के जो सीएम है वो अभी आ रहे हैं। उन सब की सूचना है। बाकी कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इंडिया गठबंधन के और महागठबंधन के जो नेता हैं उनके लगभग सभी के जो बिहार से संबंधित है वो सभी वरिष्ठ नेता इस पदयात्रा में शामिल होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि राजीव जी, ये जो अक्सर आपने भी बहुत सारी रैलियां कवर की है, बहुत सारे मैदानों में गए हैं कि जिस दिन रैली होती है उस दिन के सुबह तक लोग टेंट लगा रहे होते हैं, लेकिन आप देखिए अभी रैली को करीब 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय बचा है, वो टेंट भी लग चुका है, सब लग चुका है और लोगों का आना भी शुरू हो गया है। आप देखिए यहाँ जो लोग हैं वो अभी से आना शुरू हो गए हैं। ऐसा अभी तक दिल्ली के चाहे रामलीला मैदान की रैली की बात की जाए या किसी और बड़ी रैली की जाए, इस तरह से नहीं दिखता कि लोगों ने एक तरीके से उत्सव का सा यह माहौल नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, ये तमाम दूर दराज से ये लोग आ रहे हैं। ये देखिए, एक ही योद्धा एक ही शेर बाकी सब ढेर, राहुल गांधी। तो इस तरह के जो तमाम जो फैन हैं, जो राहुल गांधी के जो फैन हैं वो इस मैदान में उनका आना लगातार जारी है। और साथ ही साथ जो तमाम जो बिहार से जुड़े बड़े नेता हैं जितना इंडिया गठबंधन के सभी लोग आएंगे। एक मैं इनकी जरा बाइक, कहाँ से आया हूँ? मैं यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ और ये नारा लेकर आया हूँ कि एक योद्धा एक ही शेर बाकी सब ढेर। ये एक नारा इंदिरा गांधी का लगा था चिकमंगलुरु में, बेंगलोर के उपचुनाव हो रहा था, वहां पे इंदिरा गांधी के लिए नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलुरु। उस समय वो इंदिरा गांधी की एक विजय हुई थी उपचुनाव में, और उसी के तर्ज पर आज हमने एक नारा बनाया गया। पूरे देश के अंदर ये नारा चल रहा है, एक ही योद्धा एक ही शेर बाकी सब ढेर, राहुल गांधी। क्योंकि हम लोग इलाहाबाद से चलकर आए हैं और ये एक गांधी देश के लिए लड़े थे, दूसरे गांधी इस लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे कांग्रेसी जितने इकट्ठा हैं राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आज हम लोग इतनी दूर से चलकर आए हैं, क्योंकि इतिहास बदलना है और संविधान को, जो लोकतंत्र को जो ये सब कुचल रहे हैं उनको मिटाना है। और ये अब तय हो गया है कि अब ये देश के अंदर ये वोट चोरी कर रहे हैं और चोर से सरकार बना रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे युवाओं की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, देश में एकता अखंडता की बात होगी। हिंदू मुसलमान साथ चलेंगे तभी देश का विकास होगा। और ये सब नफरती लोग हैं, इन्होंने हमेशा देश के अंदर नफरत फैलाकर राजनीति की है। इन्होंने आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ जो है जनता को दोहन किया है। जिस तरीके से तमाम देश के अंदर जो घोटाले और तमाम तरीके की जो बातें हो रही हैं, ये सब इन्हीं लोग कर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, यही जो मैं इसीलिए मैंने इनकी बाइट सुना है कि इसी तरीके का पूरे जो मैदान में है, गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में वो माहौल है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। इसी तरह से तमाम जो है उत्तर प्रदेश से लेकर जो है बिहार के अलग अलग जिलों से, और जिन जिलों में ये यात्राएं नहीं गई हैं, क्योंकि 23 जिले के आसपास ये यात्रा गई थी, उसके अलावा जो बाकी का जो बिहार जो बचा वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो जो एक मैसेज था कि जो विपक्षी दल जो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के जो विरोधी दल हैं या विपक्षी दल जिनको कह सकते हैं, वो ये बात फैला रहे थे कि जहाँ जहाँ यात्रा जारी है सिर्फ लोग वहीं से जुड़ रहे हैं। लेकिन इस यात्रा का जो मैसेज है वो लगातार पूरे देश में जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या यूपी हो या बिहार हो। इसी तरीके का जो माहौल है वो यहाँ देखा जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता तो है ही है, साथ साथ आम लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो पूरे बिहार में एक बदलाव और पूरे हिंदुस्तान में जो चेंज हुआ, ये बहुत बड़ा मैसेज जो है एनडीए सरकार जो बैठी है केंद्र में उसे गया है। पूरा घबरा चुकी है, उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार है।
हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारा न्याय यहाँ नहीं होता है, 0 लेवल पे हमारा न्याय हो रहा है। हम लोग एग्जाम दे देते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या होता है आप जो मीडिया के माध्यम से जानते ही है। हम लोग को मारा जाता है, घसीटा जाता है, सदन के बाहर लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन ये जननायक राहुल गांधी जी एक नई उम्मीद, एक नई ताकत, एक नई सोच लेकर आए हैं और हम लोग राहुल गांधी जी के उम्मीद पे टिके हैं। उनको मजबूत देने के लिए एक स्टूडेंट, मैं सीतामढ़ी से चलकर आया हूँ 1 दिन पहले, क्योंकि अपनी न्याय, अपनी बात रख सकूं आपके माध्यम से, जो भी टीवी न्यूज आपके माध्यम से रख सकूं, ताकि हमारी बात पहुंच सके लोगों तक। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा, न्याय यात्रा लेकर पहुंची और हर जिले के लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं पूरा वोटर अधिकार यात्रा के तहत भर रहेगा। क्या आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं? नहीं, मैं आम लोग हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ बस अपनी न्याय, अपना हक लेने के लिए आया हूँ, ताकि अपनी आवाज राहुल गांधी को बोल सके कल खड़ा होकर सबसे आगे कि हमको जो न्याय नहीं मिल रहा, हमको न्याय दिया जाए। 4 सितंबर को जितने भी युवा है, जो भी स्टूडेंट है, वो रोड पे उतर रहे हैं। 4 सितंबर को हम लोग उसमें एकदम आगे आगे रहेंगे, वहाँ हम लोग का फेस दिखेगा, लेकिन हम लोग पे लाठी चार्ज होगा। अब भी हम आपको माध्यम बोल रहे हैं, हम लोग पे लाठी चार्ज होगा, उस दिन तो होगा, देखिएगा। जी राजीव जी, देखिए किस तरह से लोगों में जो जोश है, मैंने बताया लोग जो अलग अलग जिलों से, बिहार के जिले हो गए, उत्तर प्रदेश से हैं, वो लोग आ रहे हैं। और ये मैंने इनसे इसीलिए लाइव पूछा कि आप लोग कई कार्यकर्ता तो नहीं है। तो जो हम बात कर रहे थे कि इनसे जुड़ा हुआ, जो हम बात कर रहे थे कि आम लोग भी इस रैली से, इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो जीते जागता एग्जाम्पल हमारे सामने। आप कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद प्रयागराज से, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पड़ता है। आज हम इस ऐतिहासिक जगह पर देश के हर कोने से हर एक नागरिक देश के न्याय योद्धा के साथ है। इसका कारण ये है कि आज हमारे इस देश में हमारे मत को, जो हमारा अधिकार है, उसको छीना गया है और उसका शोषण किया गया है, उसका हनन किया गया है। ये देश के हर एक नागरिक हिंदुस्तानी इसके लिए आक्रोश में है कि अब ये नहीं चलेगा, हमारे हकों को मारा गया है। देश का हर एक योद्धा, हर एक नागरिक आज राहुल गांधी के साथ है। और ये आप देख रहे हैं कि कल यहाँ जनसभा है और यात्रा है, उससे पहले यहाँ सैकड़ों हजारों लोग यहाँ इकट्ठा एकत्रित है। आज हर एक नागरिक को राहुल गांधी से आशा है कि वो हमारे अधिकारों को दिलाएंगे और ये एक वही योद्धा है जो दिला सकता है, क्योंकि देश की जनता अब पे उस पे भरोसा करती है। अब्दुल जी बिल्कुल राजीव जी, सुना आपने किस तरह से लोगों में जो राहुल गांधी को लेकर उम्मीदें हैं, लोग दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी जो समस्या है वो बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए गांधी मैदान और पटना के अलग अलग हिस्सों में क्या तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेते रहिए। इधर आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास। प्रफुल्ल जी, आप सुन रहे थे उधर पटना में जो जोश है, वो उस युवक की बात आप सुन रहे थे कि वो ऑलरेडी 5 तारीख को, 4 तारीख को क्या करने जा रहे हैं। भले लाठी खाएं, गिरफ्तार हों, कुछ और हो, लेकिन एक जोश कायम है। डरो मत का नारा यहां पर बुलंद हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग की बात करें तो क्या सचमुच अब चुनाव आयोग से आर पार की लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है? एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने पूछा था अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी याचिका करता है और दलील पेश करेंगे कल भी, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। उन्होंने कहा था कि हर मसले को अगर हम सुप्रीम कोर्ट लेके चले आते हैं और वहां जजों से उम्मीद करते हैं कि वहां न्याय मिल जाए, तो ये उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। सड़क सबसे अच्छा जरिया है न्याय का। और ये बात मुझे अच्छी लगी। एक वकील ये बात अगर कह रहा है तो वो बहुत कुछ देखते हुए, वो सिर्फ वकील नहीं बल्कि वो राजनेता भी है। एक नहीं बल्कि चौथी बार राज्यसभा से सांसद, और वैसे में ये बात अगर कह रहे हैं और वो दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कहीं न्याय न मिले तो आप सड़क पे जाइए, जनता की अदालत में जाइए और वहां आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये उम्मीद की जाए क्या यहां बिहार में, और खासकर जब एक मतदाता होने के नाते, इस देश के मतदाता होने के नाते, मैं नागरिक वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि यहां नागरिकता की पहचान करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, लेकिन एक मतदाता होने के नाते जिसके वोट चोरी किए जा रहे हैं, और क्या इसे सड़कों पे जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ऐसे तमाम नेता और देश के और भी दूसरे नेता पहुंच गए इस यात्रा में, इन लोगों ने जो न्याय मांगने की गुहार लगाई जनता के बीच, वो कहां तक पहुंची है? प्रफुल्ल कोलखियान जी। धन्यवाद। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसे हमें मतदाता के रूप में ही अपने पहचान को आगे करने की जरूरत है, क्योंकि यह मतदाता के
अधिकार का ही मामला है। देखिए, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, बड़े वकील हैं, राजनेता भी बड़े हैं, उनका राजनीतिक अनुभव भी है, बड़े आंदोलनों को उन्होंने देखा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सारे मसले अदालत से हल नहीं किए जा सकते, क्योंकि देखिए अदालत का तो अंतःकरण होता है, अदालतों के फैसले नैतिक निर्णय के विषय नहीं होते हैं, क्योंकि उनको दिए हुए कानून के हिसाब से उनको अपना एक फैसला लेना होता है और उनकी कई सीमाएं होती हैं। कई बार मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि राजनीतिक गुणवत्ता के आधार पर ही हमारी न्यायिक गुणवत्ता या अन्य गुणवत्ताओं का निर्धारण हुआ करता है। देखिए, इस बार जो बिहार में जो राहुल गांधी जी की यह जो यात्रा निकली है, वोटर अधिकार की यात्रा, अफसरशाही को बहुत गरूर हो गया था पिछले दिनों कई बार इस तरह से, तो संस्थाओं और नौकरशाहों को भी अपनी औकात का पता चल जाएगा इस आंदोलन के माध्यम से। क्योंकि देखिए, अभी जिस ढंग से दिख रहा है, जो 89 लाख जो शिकायतें हैं और उसको ये कह रहे हैं, और जो डीएम लोग माने ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये फॉर्मेट में नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बताऊं, ये प्रशासनिक अधिकारियों का पुराना खेल होता है कि कोई भी अगर इस तरह का ज्ञापन वो स्वीकारते हैं तो उसकी एक अंतर्निहित बात होती है कि रिसीव्ड बट नॉट कंटेंट नॉट वेरीफाइड नॉट स्क्रूटनाइज्ड, इस तरह का वो देते हैं, उनका होता है। और अभी जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार ने बना के दिया है, अधिकार दिया है संस्थाओं को, उस हिसाब से वो किसी भी डॉक्यूमेंट को गायब कर देते हैं और बोलते हैं कि अब ये मिल नहीं रहा है, इसको हमने प्रिजर्व नहीं किया था। तो एक तो ये है कि इनको पता चल जाएगा कि ये किसका। लेकिन देखिए, जो बता रहे हैं तकनीकी बात बता रहे हैं, ये जो फॉर्म 6 और 7 है, ये किसी एग्जाम का फॉर्म नहीं है सर, ये किसी परीक्षा का, प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म नहीं है, ये मतदाता को रजिस्टर्ड करने का फॉर्म है और यह दायित्व चुनाव आयोग का है। अगर इसमें किसी प्रकार की खामी थी तो उसको दूर करना आपका काम था समय रहते। इन अधिकारियों को विवेकाधिकार क्यों दिया जाता है? क्योंकि जहां किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई कानून है, अगर उसका पालन नहीं हो पा रहा है या उसमें कठिनाई आ रही है, तो उस कठिनाई से पार पाने के लिए ही तो विवेकाधिकार का प्रावधान होता है। विवेकाधिकार का प्रावधान पक्षपात के लिए नहीं होता है, बल्कि कानून को लागू करने में जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को पार पाने के लिए होता है। ये कहकर ये अदालत में मेरा ख्याल है नहीं निकल पाएंगे कि तकनीकी आधार पर नहीं दिया गया था इसलिए हमने इसकी सुनवाई नहीं की। आपकी जो शिकायतें थी, आपको जब इतना गरूर था, आपको लग रहा था ये नहीं, हमारा जो प्रशासनिक ढांचा कैसा है, अरे नीचे ना आपको 1,60,000 बीएलओ थे और बीएलएस वगैरह थे, लेकिन फैसला करने वाला ऊपर में तो एक आदमी था। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा किस प्रकार का है? आखिर अंतिम फैसला कहाँ जाएगा? ईआरओ कितना देखेगा? उसकी एक मानवीय सीमा है। आप तो दूसरों को बता देते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट को रीड करने में इतने 36 साल न कितने साल, 3600 साल लग जाएंगे। आपको नहीं पता था कि इन डॉक्यूमेंटों को ठीक से स्क्रूटनाइज करने में आपके अधिकारियों को कितने वक्त लगेंगे। रही बात की इस मतदाता सूची पर चुनाव होंगे कि नहीं, मुझे तो उसमें शुरू से ही शक रहा है कि इनका इरादा हमको ठीक नहीं लगता है। पहले से भी बोलते रहे हैं, आप पहले से भी बोल रहे हैं कि इस पे नहीं होगा चुनाव, ऐसा लग रहा है आपको? तो मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं होगा लगता है क्योंकि वो जो पुरानी कोई मतदाता सूची इस समय में है नहीं। जो मतदाता सूची है वो एसआईआर के माध्यम से है, बाकी मतदाता सूची को उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। तभी तो फॉर्म 6 भरवा रहे हैं सबसे। अगर किसी एक आदमी का भी नाम उसमें होता तो उस मतदाता फिर उसका फॉर्म क्यों भरवाते? नहीं भरवाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा, इस बीच में जो नए लोग आए हैं उन नए लोगों को क्यों आप मत देने से, मतदान के अधिकार से वंचित करेंगे? अगर आप जनवरी में किए हैं तो आपको अप्रैल या अक्टूबर में आए वाले जो मतदाता सूची जो रेगुलर अपडेशन होता है उसमें उन नामों को शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन जो नए मतदाता आए हैं उनको आप वंचित कर लेंगे अगर पुराने मतदाता सूची के आधार पर करवाएंगे तो। ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए इनके पास कोई मतदाता सूची वैध रूप से मुझे नहीं लगता है कि उपलब्ध है या सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा। कहेगा कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप कह रहे हैं
स्पेशलिटी तो यही ना है कि आपने पूरे के पूरे मतदाता सूची को ही खारिज कर दिया। कब ऐसा हुआ था? इसके पहले कभी हुआ था? कोई एग्जाम्पल है कि सारे के सारे? पहला जो मतदाता था वो हिमाचल प्रदेश का था, जो हमारा प्रथम जो आम चुनाव हुआ था उस समय में किन्नौर का, उसका जो नेगी साहब थे उनको लोग आज भी याद करते हैं। और उस समय से ही ये बात है कि मतदाता सूची बनाना, आग्रह पूर्वक मतदाताओं को उसमें शामिल करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है। चुनाव आयोग कोई प्रशासनिक अथॉरिटी उस ढंग की नहीं है। ये अपनी इस बात को नहीं समझते हैं। और जब कल पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस को स्टैंड कर पाएंगे, अपना कोई डिफेंस ले पाएंगे। आप बीएलए का लेते हैं, बीएलए का किस प्रकार का आपने सहयोग मांगा था ना बीएलए का। राजनीतिक पार्टियां, देखिए भारत का मतदाता और चुनाव आयोग और मतदाता के बीच में हम किसी राजनीतिक पार्टी को क्यों आने दें जी। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि अब उस पार्टी के मतदाता थे। आपको कैसे पता कि मैं किस पार्टी का मतदाता हूं? और अगर नहीं मालूम है, मैं क्या बंधुआ मतदाता हूं? इसलिए चुनाव आयोग का एक काम था, हमारे और चुनाव आयोग के बीच में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कम से कम ये मतदाता सूची बनाने के मामले में। तभी तो कहा गया था जब चुनाव जो लोग घर घर पहुंचाते थे पहले स्लिप लिख करके राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं ये गलत है, हमारे लोग जाएंगे आपको चीट देंगे, और जिसमें उनका नंबर वगैरह लिखा रहता है, और चुनाव आयोग ने इसको नोटिफाई करके मना किया गया था। अब आप कैसे दे रहे हैं? अच्छा, जो पार्टियां देती हैं तो कहती क्या है कि अगर बूथ में मेरा ये लेके जाइएगा तो जिस पर चुनाव चिन्ह है उसको फाड़ के घर ही में रख दीजिएगा, वहां पता ना चले। एक सीट जो दिया जाता है सभी जानते हैं। तो आप इस तरह से जो चुनाव आपका पूरा का पूरा इरादा ही इसको ठगने का था, इसलिए सबको इसका औकात का पता चल जाएगा। कल देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला होता है। बिल्कुल, और कल देखिए सड़क पर ही तय होगा, सड़क पर ही तय। बिल्कुल सड़क पे तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में कल क्या कुछ तय होता है वो देखते हैं हम लगातार, क्योंकि 10 जुलाई से इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 10 जुलाई को सुनवाई हुई, फिर 28 और 29 जुलाई को सुनवाई हुई, उसके बाद 6 अगस्त को एक छोटी सुनवाई हुई, और उसके बाद 12, 13, 14 अगस्त को सुनवाई हुई, फिर 22 अगस्त को सुनवाई हुई, और अब कल 1 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। पहले से एक तारीख लगी हुई है, वो 8 सितंबर की लगी हुई है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। कुछ ऑर्डर्स आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि आधार कार्ड को इसमें जोड़ा जाए, जिसमें यह कहा गया है कि 12 रजिस्टर्ड दल जो बिहार में हैं, उन दलों के बीएलए जो हैं वो मदद करें लोगों के नाम जुड़वाने में। 65 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं उनके नाम जुड़वाने में। 65 लाख तो छोड़ दीजिए, यहां 89 लाख 89 यानी 90 से 1 लाख कम 89 लाख मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म दिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बल्कि इसके बाद आरजेडी और दूसरे दल अलग हैं। तो समझ सकते हैं क्या स्थिति है वहां पे। लगभग 10% लोगों के नाम आपने काट दिए। आपके पास 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, जिसमें ऑलरेडी लगभग 28 लाख मतदाताओं के नाम और जोड़े जाने चाहिए थे। आप नहीं जोड़े, 29 लाख 29 लाख मतदाताओं के नाम और जोड़े जाने चाहिए थे, वो पहले से नहीं जुड़े हैं। यानी टोटल मतदाताओं की संख्या बिहार में, वयस्कों की संख्या जो मतदाता हो सकते हैं वो है 8 करोड़ 18 लाख, जिसमें 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की सूची जनवरी 2025 में थी। लेकिन अब नया इंटेंसिव रिवीजन में 7 करोड़ 24 लाख, उसमें बहुत सारे नाम ईआरओ को दिए गए और मदद मांगी गई पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन आलम क्या है वो आपने देख लिया, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं सब आ गए ट्विटर पे अपनी अपनी बयानबाजी करने के लिए, राजनीति करने के लिए, और कांग्रेस के एक ट्वीट के नीचे अपनी बातें लिख रहे हैं। और मजेदार तथ्य ये देखिए, सारे डीएम एक ही भाषा लिख रहे हैं। सब लोग बिल्कुल जब निकल के आए थे वहां से, ट्रेनिंग मसूरी में इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, आप लोगों को पता होगा, तो मसूरी में यही पढ़ाए होंगे कि सबको लिखना है तो एक ही लिखना है, उसके आगे इर्द गिर्द नहीं जाना। बस डीएम खगड़िया, डीएम समस्तीपुर, डीएम जो है वो नवादा, डीएम पूर्णिया, डीएम किशनगंज, डीएम अररिया, ये जितने भी हैं सिर्फ नीचे लिखना, ऊपर की भाषा हमने लिख के दे दी। सबका स्टेनोग्राफर एक ही रहा होगा, शायद ऐसा लगता है। खैर, लेकिन ये मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
राजेश राम जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो क्या कह रहे हैं? हमारे साथी ने एक छोटी सी बाइट ली, उनसे बात की है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जरा उसको सुन लेते हैं। जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आते हैं, सुनिए राजेश राम को। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। सर, से आप लगातार जो है वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों का जो मकसद था वो पूरा हुआ इस यात्रा को लेकर? देखिए, ये इस यात्रा में जनता लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी जी केवल एक लाइन दे रहे हैं और SIR मुद्दे पर घर घर में जिस तरह लोग वोट चोर गद्दी छोड़, ये हमारा नारा नहीं है, जनता ने खुद ये नारे दिए हैं और ये एक एक व्यक्ति जो है ये नारे बोल रहे हैं और एक साथ लगभग लाखों लाख लोग रोड पर खड़े मिलते हैं और ये जनता सीधे तौर से वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रही है। और राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को दिशा दिया, आज उसी का परिणाम है कि जनता एक विश्वास की है कि राहुल गांधी जो सच बोलते हैं वो वही होता है। सर, जो कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर कितनी आपकी तैयारी है? क्योंकि आप प्रदेश कल के पूरा फुल प्रूफ तैयारी देख लीजिए। बाहर का भी कई तरह का गाड़ियां आई हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय लेवल का लीडर, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। हमारी यात्रा 10 बजे से गांधी मैदान के जो है गांधी जी के स्टैचू से शुरू होगी और हम एग्जीबिशन रोड तक पहुंचेंगे। सर, तमाम जो परमिशन की बातें हो रही थी, तमाम परमिशन मिल गई है कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हम लोग नियम से चलने वाले लोग हैं, जो परमिशन मिले हैं उसी पर हम लोग काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम थे, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा और तमाम जो परमिशन है इनको चाहिए थी अनुमति वो मिल गई है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर राजेश राम ने तमाम बातें बता दी है। लेकिन अमलेंदु जी, कैसे यहां देखा जाए, अगर ये आयोजन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जनता सड़कों पे है, नेता सड़क पे हैं और एक लड़ाई सड़क की है। सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है वो अपनी जगह पे है, लेकिन यहां से क्या सुप्रीम कोर्ट को संदेश देते हुए चुनाव आयोग पर एक प्रेशर बनाने की जो कोशिश वो देते हुए वो बनाने की कोशिश जो थी वो अब कारगर साबित होते हुए नजर आ रही है? अब बिल्कुल राजीव जी, एक तो लगता ही है कि हमारे तमाम DM महोदय हैं, इन्होंने शायद जो है सही से प्रशिक्षण लिया नहीं और इतनी सी मामूली बात नहीं जानते कि आप खुद आकर जो है वो पवन खेड़ा जो आरोप लगा रहे हैं उस पे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आरोप सही है और आप उस पर सत्यता की मोहर लगा रहे हैं। अब ये तमाम DM ने आकर राजीव जी मिसलीडिंग की नहीं बल्कि जो है सत्यता की मोहर लगा दी। क्या आरोप लगाया पवन खेड़ा ने? पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हमारे PLA गए, उनसे फॉर्म नहीं लिए गए, हमारे जिला अध्यक्षों ने जिलाधिकारियों को जाकर ये जमा किया, उसकी रिसीविंग ली। सारे जिलाधिकारी आकर बता रहे हैं कि हाँ उनके पास जिलाध्यक्ष पहुंचे थे, उनसे फॉर्म लिए गए थे, लेकिन वो जो प्रपत्र है उस पर नहीं थे। अरे आपने स्वीकार तो कर लिया कि आपने 89 लाख लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कल राजीव जी यही बात होगी कि 89 लाख जो नाम जोड़े या काटे जाने हैं उसके लिए तो आप कह रहे हैं कि वो फॉर्म जो प्रपत्र है उस पर नहीं थे। तो भाई जो आपने 65 लाख नाम काटे थे वो कौन से प्रपत्र पर थे? वो प्रपत्र भी बताने पड़ेंगे ना। जो 65 लाख नाम काटे हैं चुनाव आयोग ने, वो बताए कि किस प्रपत्र के आधार पर आपने काटे हैं, किसने उसके लिए नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरा था। अगर आपको फॉर्म 6 चाहिए नया फॉर्म भरने के लिए और आपको दिया जा रहा है, आप बता रहे साहब वो PLA को नहीं दिया गया, सीधे आगे यारों को दे दिया गया। अरे भाई जवाब तो यारों क्या भी हो सकता है ना, वहां भी दिया गया। तो ये राजीव जी कुल मिलाकर ये फंस गया है चुनाव आयोग बहुत बुरी तरीके से और खुद स्वीकार कर लिया है चुनाव आयोग ने कि उसने कांग्रेस की जो 89 लाख आपत्तियां थी उनको एंटरटेन नहीं किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये जो तमाम जिलाधिकारियों ने जाकर वहां ट्वीट किए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहिए और कल जाकर अदालत में देना चाहिए कि देखिए साहब ये तमाम जिलाधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि इनके पास ये शिकायतें पहुंची थी, ये पत्र पहुंचे थे और इन्होंने इसको एंटरटेन नहीं किया। तो ये राजीव जी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है और ये स्वीकार कर लिया चुनाव आयोग ने कि उसने बहुत बड़ी धांधली की है। अब ये बीजेपी को जिताने के लिए की है कि नीतीश कुमार को हराने के लिए की है, किसके लिए की है, ये राजनीतिक दलों का काम रहा। लेकिन ये बात सच है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की है, 89 लाख जो प्रपत्र थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बात एकदम सामने आ चुकी है। अब राजीव जी अगर 89 लाख जो है ये और 65 लाख ये, तो यानी कि जो कहा जा रहा था कि 20 करोड़ क्या वो 2 करोड़ नाम कटेंगे ही कटेंगे, तो क्या चुनाव आयोग वास्तव में इस पे आमादा है कि 2 करोड़ नाम काटेगा ही काटेगा?
जो पहली मुलाकात जो इंडिया गठबंधन के लोग गए थे मिलने के लिए, उससे कहा था ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, तो आप पहले से तैयार किए बैठे हैं 2 करोड़ नाम कटेंगे। दूसरा, राजीव जी पवन खेड़ा ने एक और बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि 75% जो मृत लोग हैं उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में है। तो क्या इनके जो मतदाता सूची में मृत लोगों के नाम है, क्या इनके जरिए भी एक खेल करने की कोशिश की जा रही है चुनाव को प्रभावित करने की? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर एक आपका कैसा SIR हो गया? आपने कहा यह था कि शुद्ध मतदाता सूची बन रही है, कोई मतदाता छूटे नहीं, तो 89 लाख ये और 65 लाख वो, इतने मतदाता तो छूटे जा रहे हैं, और उसके बाद 75% जो मृत नाम है वो उसमें शामिल आ गए। तो ये कैसी शुद्ध मतदाता सूची हुई? कैसे आपका नारा कि साहब कोई मतदाता छूटे नहीं? तो इसका मतलब राजीव जी, चुनाव आयोग इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है, बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ गया है। अब जहां तक राजीव जी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से जो भी होगा देखा जाएगा। एक तो अभी तो मांग ये है कि भाई 1 हफ्ता बढ़ाया जाए, तो 1 हफ्ता बढ़ाया जाए, 1 हफ्ता बढ़ भी सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आशाएं राजीव जी इसलिए होती हैं कि भाई चूंकि संविधान का कस्टोडियन। लेकिन आप क्या कहेंगे राजीव जी कि जब हमारे CJI जो है 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक ही चार्टर्ड विमान से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, लौट कर आते हैं, और फिर उसके बाद जो हाईकोर्ट का जज जो है, जो राहुल गांधी को सजा देता है, वो एक कोलेजियम की सदस्य की आपत्ति के बावजूद बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, और CJI के भतीजे साहब जो वो हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं ठीक उसी समय। तो आप क्या कहेंगे? तो ज्यादा कोई आशा करने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक मनु सिंह जी चूंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातें अपने कानून के दायरे में रहते हुए कही हैं, लेकिन हम लोग इस बात को खुलकर कह सकते हैं कि अदालतों से भी अब लगता है कि अब ज्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उम्मीद जो कुछ बची है वो सड़कों से ही बची है, और सड़कें अगर ठीक रहेंगी तो अदालतें भी ठीक रहेंगी, चुनाव भी ठीक रहेगा, और सरकार भी ठीक रहेगी। बिल्कुल, लास्ट लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांठ बांध लेनी चाहिए राजनेताओं को और देश की जनता को भी। सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए, और ये बात कही गई थी, लोहिया जी ने कही थी, आप जानते हैं। लेकिन आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास जरा फिर से। प्रेम कुमार जी, क्या सड़कें जो हैं वो अभी तो बिहार और बिहार से ही, और राहुल गांधी कह रहे थे कि आगाज हो चुका है क्रांति का, कल से हम एक दिशा में जी। देखिए, हमारे कई साथी जो पटना से आ रहे हैं या पटना को जा रहे हैं, वहां अभी से बताने लगे हैं कि जाने आने में दिक्कत होने लगी है, और एक एहतियात भी है कि सुबह घर से ना निकले, अगर जरूरी काम हो तभी निकले, ये सब किस्म का भी एहतियात है। लेकिन पटना में जो है, पटना में काफी चहल पहल आप दिखा भी रहे हैं, और चारों तरफ बैरिकेडिंग भी है, पुलिस भी सक्रिय है। ये एक दिन पहले से चुके राहुल गांधी की यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है, और उसके बाद भी ये प्रेम कुमार जी एक बात ऐसे ही थोड़ा लाइट मूड में, क्या कल नीतीश बाबू भी मंच पे आने वाले हैं क्या? देखिए, नीतीश बाबू मंच पर ना आए वही अच्छा है जी, क्योंकि नीतीश बाबू अब कोई प्रेरक पर्सनालिटी नहीं रह गए हैं, और उनका ढुलमुल होना अब हास्य का विषय हो गया है। और ढुलमुल हो सकते हैं, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है कि जिधर नीतीश होंगे उधर सरकार बनेगी, वैसी बात नहीं है। हम तो इस चुनाव में अगर एक महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं तो वो ये कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होने जा रहा है तो वो नीतीश बाबू की पार्टी होगी, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो वो पहले जैसे हालात नहीं है, नए फैक्टर हैं। जन स्वराज पार्टी का भी आगमन हुआ है, उसकी भी उपस्थिति दिख रही है हमें, और 10% के आसपास तो हमारा आकलन है कि वो दिखेगी। तो इससे भी बहुत कुछ चुनाव इधर उधर होने जा रहा है। पर ये जो एक कॉमन फैक्टर जो थ्रेड है दिख रहा है, वो थ्रेड कभी होता नहीं है कि स्टेट लेवल पर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता, वो भी नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दे तो अपोजिशन में कभी कोई नेता बना हो। ऐसा पहला बिहार में दिख रहा है कि राहुल गांधी इस इलेक्शन को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं, जबकि वो स्टेट के लीडर नहीं है, राष्ट्रीय नेता है। और स्टेट के जो लीडर्स हैं वो राहुल गांधी के साथ में एक दिन भी हमारा मिस ना हो, कहीं हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए वो राहुल गांधी से चिपके हुए हैं। ये भी एक नजरिया दिख रहा है। लेकिन कुल मिला के महागठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो महागठबंधन के तमाम नेता इस यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाब हुए हैं।
लोगों में ऊर्जा भर आई है और हर तबके समाज के लोग जुड़े हैं। और महागठबंधन या कांग्रेस को इस बात का फायदा है कि जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी को इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि वो एसआईआर के लिए सड़क पर उतरे, कि वोट के अधिकार के लिए सड़क पर उतरे। वो तो वोट का अधिकार छीनने वाले टीम में है, चुनाव आयोग के साथ उनकी ट्यूनिंग चल रही है, तो वो क्यों उतरे। तो ये वोट का अधिकार जिस तरह से तथ्यों के साथ आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा करते हुए तथ्यों के साथ और सड़क के बीच, और अब तो आज 89 लाख जो आंकड़ा आया है कि 89 लाख शिकायतें, भाई मजाक बात है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास शिकायतें नहीं आती। अरे मध्य प्रदेश के चुनाव में भी 5000 शिकायतें गई थी, एक शिकायत का निपटारा किए बगैर मध्य प्रदेश का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। और अभी तो 89 लाख शिकायत लेकर के कांग्रेस खड़ी है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, चुनाव आयोग को जवाब देना है, इसलिए उसने नोटिस भी डाल दिया कि ताकि फेस सेविंग हो सके। लेकिन कल चुनाव आयोग फेस सेविंग नहीं कर पाएगा और जनता पटना पर में जुट करके देश को संदेश देगी। ये पटना ही को संदेश नहीं है, देश को संदेश देगी, क्योंकि वोट का अधिकार बचाने की लड़ाई आज मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में जो भारी भीड़ उतरी है वोट का अधिकार लड़ाई के लिए। समय की कमी है प्रेम कुमार जी, जरा समेटिए जी, समय की कमी है थोड़ा जी। वो पूरे देश में ये इस पर सबकी नजर है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि पटना जो है पूरे देश में बदलाव का नेतृत्व करने जा रहा है। पटना मतलब अब बिहार समझ लीजिए जी। प्रशांत जी कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कीजिए प्लीज जी। हाँ, बहुत जल्दबाजी में किया गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, कुछ और है। क्योंकि अगर वैसी उद्देश्य होता जैसा 2002-2003 में था तो बड़े लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही होती। तो ये उद्देश्य इसका बड़ा रहस्यमय है कि ये क्या उद्देश्य है अचानक चुनाव के ठीक पहले करने का। 2002-03 में जो रिवीजन हुआ था वो चुनाव के 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था। 2005 में चुनाव हुए, 2003 में कंप्लीट हो गया था और बाकी तो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो ये जो बहुत कम तैयारी के साथ आनन फानन में बिना किसी प्लानिंग के किया गया है। जैसे अब उनसे चुनाव आयोग से ये मांगा गया कि आप बताइए कि आपने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आपने इसका थर्ड पार्टी कंसल्टेशन किया है, तो कागज कहाँ है? वो कागज होगा ना, कहीं कंसल्टेशन किया है तो कागज वो कह रहे नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को दिया, ना आरटीआई के रिप्लाई को दिया, ना वेबसाइट पे डाला आपने। उसके बाद जब ये हुआ कि डिलीटेड लोगों के नाम आएंगे तो पहले इन्होंने कहा कि हमने गांव के ग्राम प्रधान स्तर पे, बूथ लेवल पे दे दिए, जिला लेवल पे दे दिए। फिर कहा नहीं उसको वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए, तो उनका वेबसाइट में जिला लेवल पे पब्लिश कर दिए। अब ये अपोजिशन पार्टी के वकीलों ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि जिला लेवल पे चुनाव आयोग की कोई वेबसाइट नहीं होती है। अब आप सोचिए कि कोर्ट के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट सेंट्रल है या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की है स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे तो कोई वेबसाइट नहीं होती। तो ये इस तरीके से बगैर तैयारी के आपने ये किया तो इसका मंशा बहुत रहस्यमय है, एक बात। दूसरा इसका पॉलिटिकल मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको उठा लिया, आरजेडी ने इसको उठा लिया, महागठबंधन की दूसरी पार्टी ने उठा लिया, रैली निकाल दिया, यात्रा निकाल दी पूरे बिहार में, सोशल मीडिया में, पब्लिक स्पेस में वोट चोरी अब एक स्थापित हो गया है। वोट चोरी एक मुद्दा जो है जिसको मैं कह रहा हूं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो वो मुद्दा तो अब बन गया है और अब ये बिहार के बाहर भी है। अब बंगाल में करेंगे तो बंगाल में ये मुद्दा पहुंच चुका है। इसीलिए आप देखिए कि इस बार शिवसेना भी यहाँ पे आ रही है, अभी तक नहीं आई थी शिवसेना भी कल होगी, तृणमूल कांग्रेस भी होगी, तमाम पार्टियां पहले से आ चुकी हैं, डीएमके आ चुकी और पार्टियां आ चुकी। तो ये मुद्दा
बड़ा बन गया है। बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि बीजेपी इस मुद्दे में एंट्री ले ही नहीं पा रही है। एक ऐसा अभेद उनके लिए दुर्ग है कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। 65 लाख लोगों के नाम करके आपने एक शब्द नहीं बोला, तो बिहार की जनता तो ठगी हुई महसूस कर रही है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी है जिसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे नाम करके बोल ही नहीं रही है। हमारा मताधिकार चला गया, उस मताधिकार के आधार पर कल को पेंशन जाएगी, तमाम योजनाएं जाएंगी, उनको जो अनाज मिलता है वो नहीं मिलेगा, स्कूलों में दाखिले नहीं होंगे, पासपोर्ट नहीं बनेगा कहीं विदेश जाना हो तो जिसका नाम कट गया तो उसकी तो नागरिकता का संकट आ गया, नौकरियां नहीं मिलेंगी उनको, मनरेगा का कार्ड नहीं बनेगा, तमाम चीजें उसका जो इम्प्लीकेशन है इन 65 लाख लोगों को, या हो सकता है कि 1 करोड़ हो जाए 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर। ये तो बगैर तैयारी के किया गया है। मुद्दा बीजेपी के साथ अब नहीं है और इलेक्शन में ये मुद्दा बन गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ राजीव जी कि लगभग 1 महीना है, यहाँ से 25 दिन या 1 महीना मात्र है जब चुनाव की घोषणा होनी है। कोई इस देश का व्यक्ति, कोई जज, कोई पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे पास हैं, कोई बता दे कि 1 महीने में ये कंप्लेंट 89 लाख कंप्लेंट एड्रेस हो जाएंगी, 65 लाख लोगों का मामला सुधर जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ये 00 नंबर पे जो हजारों लोग मिल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, जिनके पिता का नाम चुनाव आयोग है, जिनके पिता का नाम कोई XYZ है, हस्बैंड का नाम हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम हस्बैंड है, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। इलेक्शन का इलेक्टोरल रोल कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता इतने करोड़ लोगों में। थोड़ी बहुत गलतियां होंगी। शुरू में जब आधार कार्ड बने तो उसमें भी ये था कि पुरुष महिला का, हस्बैंड वाइफ का इंटरचेंज हो गया था, होता है, वो धीमे धीमे रेक्टिफाई होता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गलतियां, तो ये इलेक्टोरल रोल लेके आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे, वो सरकार कैसी बनेगी, इस लोकतंत्र का क्या होगा, और फिर इलेक्शन कमीशन क्यों है। और जो आज वहां के कलेक्टर्स ने किया वो तो अद्भुत है, वो तो पूरी स्टेट मशीनरी के ऊपर सवाल निशान खड़ा हो गया कि आप एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में कूद गए जी, और पॉलिटिकल पार्टी को जवाब दे रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल। जल्दी से प्रफुल्ल जी एक छोटा कमेंट आपसे, फिर क्लोजिंग आना चाहता हूं। जयशंकर जी, समय खत्म हो चुका है लेकिन थोड़ा जी प्रफुल्ल जी। अभी कह रहे थे प्रशांत सर, वो आज्ञापालक अधिकारी हैं और ये एक बिल्कुल राजनीति से चार्ज किए हुए हैं, इनको परमिशन मिल गया शाखा वगैरह लगाने की, तो ये बिल्कुल ही पॉलिटिकली चार्ज है। आंदोलन की बात यह है कि आंदोलन में जो पब्लिक फ्रीक्वेंसी और जो पॉलिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों मिलकर के एक विराट पावर जनरेट हो रहा है इस समय में बिहार में। और हम जानते हैं कि पावर विदाउट डायरेक्शन हमेशा डिसास्टर क्रिएट करता है, लेकिन इस पावर को एक प्रॉपर डायरेक्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में है, इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत अच्छा है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वर्सेस जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव आयोग ने अपनी तमाम मर्यादाओं, निष्ठाओं और अपेक्षाओं को झुठलाते हुए एक पार्टी की तरफ झुक कर रह गई है, इसका कल देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है। हमें उस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा अंत तक बना रहता है, नहीं तो फिर सड़क तो है ही। जी बिल्कुल। जयशंकर जी, यहां 2 लड़ाई, एक पॉलिटिकल पार्टी से और एक चुनाव आयोग से। विपक्ष को 2 फ्रंट पे लड़ना है। अब यहां पर विपक्ष कितना मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि पटना का हाल, सूरत हाल आप देख रहे हैं। नहीं, विपक्ष को तो 2 फ्रंट के नहीं बल्कि एक ही के 2 फ्रंट हैं, एक ही के 2 चेहरे हैं। वो तो मैं बार यही कहता हूं, इसलिए वो लड़ाई तो होगी। और जहां तक देखिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि कल कोई फैसला देगा। शायद वो अभी 8 सितंबर की एक और तारीख शायद तय है, तो हो सकता है कि 8 सितंबर तक बात चलेगी। लेकिन इस मामले में जैसे अभी हमारे मित्रों ने कहा, उसमें कई बहुत डराने वाली बातें भी हैं कि भाई अब जैसे प्रफुल्ल कह रहे थे
कि अब पुरानी संशोधित मतदाता सूची तो है नहीं, अब तो जो SIR के नाम पे जो तैयार होगी वही है, उसी आधार पर चुनाव कराएंगे। तो अपोजिशन ये कह सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकता है कि भाई या तो फिर एक चुनाव को टालिए आप, अगर SIR की प्रक्रिया को करना है तो फिर चुनाव आयोग के पास तो होता है ना कि निर्धारित अवधि के 6 महीना आगे या 6 महीना पीछे उसको खिसका सकता है। तो आप कर लो कि भाई ठीक है आगे कर लो, आप फिर अपना पूरा करो, सबकी आपत्तियां लो, सुनो, आपत्तियों पर कार्रवाई करो, सुनवाई करो, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता ना। 65 और 89 लाख या 89 लाख में ज्यादा फर्क नहीं है, 65 लाख भी हो सकता है, क्योंकि जी उसका लगाना पड़ेगा 30 साल के बाद। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि 6 महीने बाद कराइए आप चुनाव, अगर आपको अपनी ईमानदारी साबित करनी है, दिखाना है लोगों को। नहीं तो देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि जनता की अदालत, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता कल गांधी मैदान की तरफ कुछ कर चुकी है पूरे बिहार से, देश के विभिन्न हिस्सों से भी। तो अब उसके लिए अगर आप तैयार हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दमन करिए, लोगों को मारिए, पीटिए, जेल भेजिए, सब कुछ करिए, इमरजेंसी भी लगा दीजिए। हालांकि अघोषित इमरजेंसी तो साफ साफ दिखाई देती है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये जितने चुनाव जीते गए हैं उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, और बिना धांधली के चुनाव जीत नहीं पाते हैं। पहले ईवीएम का मामला था, लेकिन अब ईवीएम से तो बड़ा घोटाला जो है आपकी मतदाता सूचियों में हो रहा है। भाई एक ही पते पर अगर इतने 100, 200, 300 नाम अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो चुनाव आयोग को नहीं दिखता है। अगर हस्बैंड पति का नाम लिखा हुआ है तो वो आपको नहीं दिखाई देता है। अगर एक ही पिता के कितने पुत्र बता दिए जाते हैं तो भी आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये दिखाई देता है कि हाँ जी, ये कौन अप्रवासी हो गया है, कौन पलायन कर चुका है, और कौन मर चुका, जो जिंदा है उसको भी मार दिया आपने। मतलब ये जो बिहार के लोग मतलब इतनी आसानी से इन बातों को भुला देंगे, मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता है। लेकिन यही है कि उसको थोड़ा सा लामबंद करके हर तरह से लड़ना होगा, मतलब उनके हर हथियार का सामना करना पड़ेगा। कल ये बार बार यही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी कि देखिए साहब, वो BLA से लेकर के जो इन्होंने जिले कार्यालय में भी भेजा है वो निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है, उनको निर्धारित प्रपत्र के हिसाब से अपनी शिकायतें करनी चाहिए थी। लेकिन अब सवाल वो है कि आपने समय कहाँ दिया है, आपने इतना समय नहीं दिया है कि इतना लोगों को भर भर करके दे वो लोग, और उसके हिसाब से लेकिन जो शिकायतें हैं उस पर सुनवाई तो करनी चाहिए। कहिए कि हाँ ठीक है, हम 1 महीने का और समय देते हैं कि आप भाई अपना निर्धारित प्रपत्र पर ही भर के दे दीजिए, तो दे देंगे लोग, उसमें क्या बात है। लेकिन असल बात यही है कि जनता बिहार की जान चुकी है, जाग चुकी है, और कल गांधी मैदान का जो फैसला होगा वो हमारी सुप्रीम कोर्ट पर भारी भी पड़ सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, आपने जैसे कहा ना कि भाई तथ्यों के हिसाब से या संविधान या कानून के हिसाब से, साक्ष्यों के हिसाब से फैसला देता है। लेकिन हमने इसी सुप्रीम कोर्ट को देखा है कि तथ्यों को, साक्ष्यों को, संविधान को धबा करके एक चीफ जस्टिस कह रहा है कि नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से हम देते हैं फैसले। कई बार हम ईश्वर की प्रेरणा से भी फैसले देते हैं, जब हम फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो ईश्वर से पूछते हैं, ईश्वर हमको गाइड करता है, फिर हम फैसले देते हैं। अयोध्या के मामले में क्या था, सारे साक्ष्यों को नकारा, माना कि 1949 में गलत ढंग से रखी गई थी मूर्तियां, माना कि 1992 6 दिसंबर को गलत ढंग से आपराधिक कृत्य था मस्जिद को गिराना, लेकिन उसके बावजूद कहा कि मंदिर तो वहीं बनेगा क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा यही है। जी, तरह के जो फैसले देते हैं उनके बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं? जी राजीव जी। जी बिल्कुल, उसके बारे में क्या कह सकते हैं जब आप, चलिए खैर माननीयों पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। सब्बीर जाजम साहब हैं, आदाब नमस्कार आपको भी सब्बीर जी। नुमान अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। AK साहब बहुत शुक्रिया। असलम चिश्ती जी, कल का दिन फिर DV लाइव चैनल के नाम बिल्कुल कल सुबह से लगातार आप तक हम रहेंगे, पहुंचाएंगे, उधर पटना गांधी मैदान से और इधर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ। नरसिंह कुंदलवाल साहब, अफसर अली साहब भी हैं। नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि मोदी देश के 142 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु बड़े दुख की बात है कि वो अमेरिका से इनका घोर अपमान करवा रहे हैं। अफसर अली साहब कह रहे हैं मेरे वोटर लिस्ट में है वोटर नाम, पिता का नाम D है,
आपको कैसे भेजे ये वोटर लिस्ट, आप ईमेल कर दीजिए और ईमेल आईडी है dblive1515@gmail.com। बहुत छोटा सा है, DB Live लिखिए, उसमें उसके साथ 15 लिखिए अंक में, और यानी 15@gmail.com उस पर भेजिए बिल्कुल। और अशोक शर्मा जी हैं, लिख रहे हैं क्या पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन होगा? क्या बिहार की जनता फैसला कर सकती है निजाम बदलने को लेकर? देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फैसला तो सड़क से ही होता है, फैसला जनता ही करती है। हम उम्मीद क्यों पाल के रखें कि बाकी जगहों से हमें न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद आप सिर्फ सड़क पे रखिए, वहां से जो न्याय मिलेगा वो सही होगा, उचित होगा, और इसकी जरूरत भी है, इसलिए सड़क ज्यादा जरूरी है। असलम चिश्ती जी गुड नाइट आपको भी असलम भाई। यूसुफ अंसारी जी, यूनुस अंसारी जी हमारे साथ हैं, तहा यासिन जी हमारे साथ बने हुए हैं, और मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब भी बने हुए हैं। उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से, नौमन अंसारी जी बहुत शुक्रिया आपका, और देवेंद्र चटर्जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश कुमार धनखड़ साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, और यूनुस अंसारी जी, और राय मोहन सिन्हा साहब भी बने हुए हैं। आप तमाम दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट लेकर, लेकिन उसके अलावा सुबह से लगातार आप तक जो कुछ उधर बिहार में चल रहा है लगातार आप देखेंगे। सुबह 10 बजे से लाइव DB लाइव पे, तो सुबह 10 बजे से हमारे साथ जुड़िए। उधर गांधी मैदान और इधर सुप्रीम कोर्ट। मुझे दीजिए आज इजाजत, ताकि थोड़ा तरोताजा होकर कल फिर आपके सामने हाजिर हो पाऊं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।